लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। इस कार्यक्रम का नाम लाल सलाम है और आज बात सिर्फ लाल सलाम के महान क्रांतिकारी नारे को लेकर ही होगी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत ही खराब, हम तो इसको खराब बयान कहेंगे, कि लाल सलाम का नारा लगाने वालों को इस जमीन पे रहने का हक नहीं है। ये नारा उनकी मूर्खता का प्रतीक है, उनको इतिहास की जानकारी है ही नहीं, इस बात का भी प्रतीक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन से दूर रहे और उनको विश्व के क्रांतिकारी इतिहास की कोई समझ नहीं है, ये इस बात का भी प्रतीक है। तो लाल सलाम का महान नारा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, भारत सहित सारी दुनिया के स्वाधीनता आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में इस लाल सलाम के नारे की भूमिका क्या रही, इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर एक बार हमारे वामपंथी साथी, जो वामपंथी राजनीति में, साहित्य, कला, संस्कृति, छात्रों, नौजवानों के संघर्ष में, विस्थापितों के संघर्ष में, लोकतंत्र और समाजवाद के मूल्यों की रक्षा के संघर्ष में कई कई क्षेत्रों में योद्धा की तरह काम करते हैं। कॉमरेड विजेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड विजेंद्र जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल धन्यवाद। सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। तो जैसा कि मैंने कॉमरेड कहा कि लाल सलाम के नारे का मायने क्या है, अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, किस तरह भारत सहित संसार के विभिन्न देशों में, विभिन्न स्वाधीनता आंदोलन में, कई कई क्रांतियों में, कई कई जन आंदोलन में इस लाल सलाम के नारे की क्या क्रांतिकारी भूमिका है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की तो क्यों की, और इस वर्तमान का परिदृश्य क्या है, और लाल सलाम का नारे लगाने के पीछे क्या क्या महत्व के साथ अब हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, मैं चाहूंगा इन सारे मुद्दों पे विस्तार से आप बात करें। आपका स्वागत है कॉमरेड विजेंद्र सोनी जी। जी, स्वागत है। शैलेश जी, आप के कार्यक्रम का नाम ही लाल सलाम है और हम सब लोगों का जीवन की जो शुरुआत हुई है छात्र जीवन से, वह लाल सलाम के नारे के साथ हुई है। अब उसे नारा कहते हैं या हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे अपने अभिवादन का नाम कह लें। ये सामान्य तौर पर लाल सलाम जो है ये एक अभिवादन है हम लोगों के बीच। हम लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो हम लोग कौन है? वो हम लोग वो लोग हैं जो मेहनत कशों के लिए काम करते हैं, जो वंचितों के लिए काम करते हैं, जो प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं, जो ये चाहते हैं कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो, राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र का शोषण समाप्त हो। इस विचारधारा के लिए, इस पूरे मूवमेंट के लिए जो भी साथी संघर्ष में है, वो सब एक दूसरे को अभिवादन में सलाम कहते हैं। मैं आपके प्रश्न को दो हिस्से में विभाजित करना ज्यादा उचित समझूंगा। एक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो कहा उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो पहला सवाल आपका था कि लाल सलाम का इतिहास क्या है, इस तरीके का कोई ज्ञात इतिहास तो नहीं है, लेकिन इन संदर्भों की जो उत्पत्ति होती है कि आखिर ये लाल सलाम का नारा या वैश्विक दुनिया में जब हम जाएं भारत से अलग हट करके, तो रेड सलूट भी कहा जाता है। उसका जो अतीत रहा वो 1917 में सोवियत रूस की क्रांति के बाद जब एक साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है और मेहनत कशों की सत्ता आती है और उस क्रांति से जुड़े लोग एक दूसरे को अभिवादन में जब लाल सलाम करते हैं, तो यहां से उसकी शुरुआत हुई है। लाल सलाम दरअसल विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों और वामपंथी आंदोलन के साथियों के बीच कहा जाता है, और जिनका जो मैंने पहले ही कहा कि जिनका मूल उद्देश्य सामाजिक समानता, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा और पूंजीवादी शोषण के खिलाफ जो पूरी दुनिया में जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके बीच का एक रिश्ता
जो कायम करता है, उस पुल का नाम है लाल सलाम। इसके इतिहास की जो पृष्ठभूमि है, जो मैंने कहा कि 1917 में जब लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों के ग्रुप ने सोवियत रूस की सत्ता, जो मेहनत कशों के नाम पर बनी और मेहनत कश करने वाले लोगों की जब सत्ता की स्थापना हुई, उस समय लाल रंग को एक क्रांति का सूचक माना गया। और जब हम क्रांति की बात करते हैं तो मैं भगत सिंह के उस कोट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं कि क्रांति का मतलब कई हथियारों की उपासना नहीं होती या हथियारबंद कोई लड़ाई नहीं होती। क्रांति का मतलब है कि जो एक शोषणकारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब हम आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं तो वह दरअसल क्रांति है। तो सोवियत क्रांति जो है, उस क्रांति में तमाम लोगों ने अपनी शहादतें दी और उनके खून का रंग लाल था। उस लाल रंग के बाद जो सत्ता आई है, जो शोषण विहीन सत्ता जिसको कहा गया, उसके सम्मान में लाल सलाम का नारा गूंजा। लेकिन ये नहीं है कि 1917 के पहले मजदूरों का कोई आंदोलन नहीं था। अगर आप शिकागो मूवमेंट में जाए 1886 में, तो 1886 में अमेरिका के सड़कों पे हजारों मजदूरों ने काम के अधिकार को, काम के 8 घंटे के अधिकार को लेकर के जो लड़ाइयां लड़ी, उसमें भी खून बहा और लोगों ने उसी सफेद कमीज से उस लाल परचम को बनाया। तो लाल सलाम या लाल झंडे की उत्पत्ति का जो इतिहास रहा है, वो मूलतः मजदूरों और मेहनत कशों के संघर्षों से उपजा एक नारा है, उनके बीच से निकला हुआ एक अभिवादन है। और वो अभिवादन उन साथियों को कहा जाता है जो संघर्ष में मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर और अपने आप को पूरा समर्पित करते हैं। उनके बीच का ये एक तरीके से नारा है। लाल सलाम जो है वह एक हम साथियों के बीच एक सम्मान का भी संकेत है। हम एक क्रांतिकारी परंपरा और शहीद साथियों और सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो लोग शामिल हैं, उनके सम्मान में भी हम लाल सलाम करते हैं। हमारे जो साथी शहीद होते हैं, उनकी अंत्येष्टि में जब हम जाते हैं तो हम उस जो हमारा साथी शहीद हो गया है, उसके सम्मान में भी हम लाल सलाम का नारा लगाते हैं। तो मूलतः लाल सलाम एक सामाजिक है। लेकिन दूसरा पक्ष, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लाल सलाम बोलेगा उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। हम जेलों से ही निकले, हम कोई बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और हवेलियों में नहीं रहे। हमारी पूरी परवरिश आंदोलनों के दौरान जेलों में ही हुई है और जेल से ही हमने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसका पूरा इतिहास रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित तमाम इस देश की वामपंथी पार्टियां और पूरे देश की कम्युनिस्ट पार्टियों का अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो लंबे समय तक वो सारे साथी, मैं तो कहता हूं कि इस देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं परविस्तर नाथ रेणु, उनकी एक उपन्यास है, बहुत चर्चित उपन्यास मैला आंचल। उसका जो नायक है नक्षत्र मालाकार, वो हिंदुस्तान का वह पहला शख्सियत है जिसने लाल सलाम बोला। और सर्वाधिक ज्यादा, दुनिया के लोग कहते हैं कि सर्वाधिक ज्यादा जेलों में रहने वाला साथी कॉमरेड नेल्सन मंडेला है, लेकिन नेल्सन मंडेला से भी ज्यादा समय तक नक्षत्र मालाकार ने अपना जीवन जेलों में बिताया। तो जेल से मोहन यादव जो कम्युनिस्टों को या लाल सलाम बोलने वालों को डरा रहे हैं, तो उनका ये डर, ये जो गीदड़ भक्ति है, उससे लाल सलाम बोलने वाले नहीं डरते। वो तमाम एक लंबी फेहरिस्त है लाल सलाम बोलने वालों। और हमने जंगे आजादी में किसने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? महात्मा गांधी तो कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे आजादी के मूवमेंट में। 1921 और 22 का वो दौर देखिए, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे मौलाना हसरत मोहानी, जब उन्होंने कहा कि हमको संपूर्ण स्वराज चाहिए, उन्होंने भी लाल सलाम बोला। उन्होंने भी लाल सलाम बोला था। सिंगारवेलु चेट्टियार ने भी, जब पूर्ण स्वतंत्रता का जो हमारा प्रस्ताव था, जब उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया, उन्होंने भी लाल सलाम बोला। गदर पार्टी के नेता सोहन सिंह भकना, संतोष सिंह, कॉमरेड गुरमुख सिंह और उनसे प्रभावित भगत सिंह, चंद्रशेखर और शिव वर्मा जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने लाल सलाम बोला। इस देश के रचनाकार, इतिहासकार, कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, ऐसे एक लंबी फेहरिस्त है जो लाल सलाम बोलते हैं। ये लाल सलाम बोलने वालों की एक लंबी फेहरिस्त, एक लंबी कतार है।
इतनी लंबी न उनके पास पुलिस है और न इतनी ऊंची जेल है उनके पास कि उन लाल सलाम बोलने वालों को कैद में रख सके। इसलिए लाल सलाम एक मुक्ति का नारा है, लाल सलाम एक शांति का नारा है, लाल सलाम एक परिवर्तन का नारा है। और जब हम लाल सलाम कहते हैं तो हम कहते हैं कि इस सड़ी गली व्यवस्था को हम बदलने निकले हैं। हम लाल सलाम के माध्यम से जो मजलूम है, जो मेहनत का सवाम है, जो छात्र है, जो नौजवान है, जो महिलाएं हैं, जो लगातार इस लोकतांत्रिक समाज में भी रहते हुए एक सामंती उत्पीड़न का जीवन जी रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम उनके बीच जाकर के बोलते हैं लाल सलाम। और ये लाल सलाम एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक जी, ठीक आपने कहा कि लाल सलाम के कहने वालों का एक क्रांतिकारी इतिहास है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भगत सिंह के और जो उनकी टीम थी, जो उनके क्रांतिकारी साथी थे, वो लोग परस्पर लाल सलाम का नारा दिया करते थे। भारत की स्वाधीनता के बाद भी जितने वामपंथी राजनीति से प्रेरित ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुए, किसानों के आंदोलन हुए, 2-1 साल पहले जो अभी महत्वपूर्ण देश का किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी देश के किसानों का नारा लाल सलाम था। इस देश के क्रांतिकारी, कवि, चिंतक, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी सभी लोग क्रांतिकारी ढंग से लाल सलाम नारे का बात करते थे। अब यहाँ बात ये आती है कि आखिर इन लोगों को, दक्षिणपंथी फांसीवादी प्रवृत्ति के लोगों को लाल सलाम के नारे से चिढ़ क्यों है? चिढ़ते क्यों हैं? ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो उनका लक्ष्य नहीं है और ना उनमें वो कहने का साहस है कि वो लाल सलाम कह सके। क्योंकि लाल सलाम की बात कहेंगे तो इनकलाब जिंदाबाद की बात भी करना पड़ेगी। लाल सलाम की बात करेंगे तो पूंजीवाद मुर्दाबाद की बात भी करनी पड़ेगी। लाल सलाम की बात करेंगे तो फांसीवाद मुर्दाबाद की बात भी करनी होगी। तो ये जो प्रतिगामी दक्षिणपंथी ताकतें हैं, ये लाल सलाम के नारे से इस कारण ही परहेज करती हैं क्योंकि लाल सलाम का नारा उनके दक्षिणपंथी, फांसीवादी, पूंजीवादी, बुर्जुआ चरित्र को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। ये जितने भी दक्षिणपंथी लोग हैं, इनके पास न कोई लेखक है, न कोई बुद्धिजीवी है, न कोई वैज्ञानिक है, न कोई चिंतक। ये सिर्फ गुरु गोलवलकर की संतानें हैं। उन्होंने जितना इनको सिखा दिया उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं जानते। लाल सलाम जो लोग बोलते हैं, उनके पास अपना एक विजन है, उनके पास अपना एक इतिहास है, उनका अपना एक अतीत है, उनका अपना एक संघर्ष है। मैं तो कहता हूं इस देश की आजादी के बाद उस पार्लियामेंट में क्या कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता जब इस देश के गृह मंत्री थे तो क्या वो जय श्री राम का नारा लगाते थे? वह भी लाल सलाम बोलते थे। और उसी पार्लियामेंट के परिसर में 9 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा जो कॉमरेड अमृतपाल डांगे की स्थापित है, वह भी लाल सलाम बोलते थे और उन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। दिल्ली की पार्लियामेंट की ओर जाने वाली सड़क का नाम कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग रखा गया है। कहां से इस लाल सलाम को आप मिटाएंगे? ये प्रक्रियावादी ताकतें, दक्षिणपंथी लोग जो ब्रिटिश हुकूमत की चापलूसी करते थे, महारानी विक्टोरिया को जो सलामी पेश करते थे, उससे अलग हट करके क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम रहे। तो लाल सलाम से दक्षिणपंथियों की कोई तुलना हो सकती है क्या? दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पर वामपंथी लोग नहीं हो और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग नहीं हो और रेड सलूट और लाल सलाम बोलने वाले लोग नहीं? आपका एक पड़ोस का राष्ट्र था नेपाल, आप बड़ा गर्व करते थे कि वह हिंदू राष्ट्र है, वह भी कम्युनिस्ट राष्ट्र में तब्दील हो गया। आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाल सलाम वालों को आप जेल में कैद करेंगे? ये मानसिकता उनकी घबराहट है, ये मानसिकता उनके पिछड़ते हुए जो सवाल हैं उसका सूचक है। वह जानते हैं कि भावनात्मक रूप से मुद्दों को जनता के सामने रख करके कोई ठोस कार्यक्रम इनके पास नहीं होता, तो इस तरीके की सारी बातें वो प्रचारित करते हैं। हमारा पूरा अतीत रहा है साथी, हम लोगों ने संघर्ष किया है, हमारे लोगों ने वो सारी चीजों के, सामंतवाद के खिलाफ किसने लड़ाई है?
सही बात। कम्युनिस्ट पार्टी इन्हीं लाल सलाम वालों की जब हुकूमत को जरूरत पड़ी, तब इस देश में प्रीवी पर्स जैसे कानून समाप्त हुए, जो राजाओं महाराजाओं को दान में पैसा दिया जाता था। इन्हीं लाल सलाम वालों के समर्थन से इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसी लाल सलाम वालों के दम पर इस देश के कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसी लाल सलाम वालों के दम पर इस देश में तमाम सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना हुई। लाल सलाम को आप किस किस दीवार से खारिज करेंगे? लाल सलाम तो हिंदुस्तान के हर दरो दीवार पे लिखा जा चुका है। हर मजदूर, कर्मचारी, किसानों के दिल और दिमाग पे लाल सलाम लिखा जा चुका है। उसको मोहन यादव एक जेल की धमकी देकर के उसको जो मिटाने की जो बात कर रहे हैं, वो नामुमकिन है, वो संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक मानव समाज है, श्रम रहेगा, और जब तक श्रम है तो मजदूर रहेगा, और जब तक मजदूर है तो ये लाल सैलाब, लाल झंडा और लाल सलाम का नारा रहेगा। इसे दुनिया से कोई हटा नहीं सकता। हमारे अतीत की तरफ जाइए। हमने शहादतें दी, हमने संघर्ष किया है, हमने तमाम सामंती व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी समूची दुनिया के अंदर, सोवियत रूस क्या था जिसको लेनिन के नेतृत्व में जब क्रांति की गई, जारशाही के खिलाफ किसानों और मजदूरों ने एक मुश्त निकल करके सोवियत यूनियन जो सामंती उत्पीड़न से जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति का रास्ता दिखाया। और 1917 में सोवियत क्रांति से हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई प्रभावित हुई। वहीं से निकले थे बाबा पृथ्वीपाल सिंह आजाद। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके जब उन्हें ट्रेन से ले जाया जा रहा था, चलती ट्रेन से वो कूद गए और अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए सोवियत रूस पहुंचे और लेनिन से मुलाकात किए। और तब लेनिन ने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में आप सब शरीक हो। तो हमारा तो एक पूरा एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है। इनका क्या इतिहास है दक्षिणपंथियों का? महारानी विक्टोरिया को सलामी देने के अलावा और इस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के अलावा, और अभी जो पूरी एक फेहरिस्त आई है अश्लीलता की, ये सारे बलात्कारी, गुंडे, अराजक तत्व, दक्षिणपंथी सोच की ही समझ है कि ऐसे लोग इनके यहाँ पैदा होते हैं जो न सेना का सम्मान कर सकते हैं, न नारी का सम्मान कर सकते हैं। ऐसे लोग लाल सलाम के विरोधी ही होंगे, और लाल सलाम इनके ही छाती में झंडा गाड़ करके मजदूरों और किसानों की सत्ता कायम करने का संकल्प पाले हुए इस पूरी दुनिया में काम कर रहा है। इसलिए लाल सलाम को खारिज करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ये संभव नहीं हो सकता जब तक ये दुनिया में मानवीय समाज है, और शोषण जब तक जारी रहेगा, लाल सलाम का आंदोलन जारी रहेगा, और उसके बाद जो व्यवस्था बनेगी उसमें जो हमारे समानता का अधिकार मिलेगा, उसमें एक अभिवादन का एक रास्ता होगा, और वह अभिवादन का रास्ता होगा लाल सलाम का रास्ता। ठीक कहा आपने। मैं यहाँ पे एक बात और रेखांकित करना चाहूंगा कि भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भले ही वामपंथी ताकतें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप से कमजोर हों, उतने ज्यादा सांसद, विधायक ना हो, इस सब के बावजूद इस फासीवादी दक्षिणपंथी राजनीति का कोई प्रतिरोध कर रहा है तो वो केवल वामपंथ है। ये दक्षिणपंथी फासीवादी सत्ता के सामने बौखलाहट है, झुंझलाहट है कि वो इनको, वामपंथियों को ध्वस्त क्यों नहीं कर सके, वो इन्हें खरीद क्यों नहीं पाए। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो कि ये लोग अपने सिद्धांतों और क्रांतिकारी पथ पे कायम हैं। यह हमारी विचारधारा की ताकत है, ये लाल सलाम के नारे की ताकत है, जो कि जब इस समय भी बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वामपंथी लोग जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस वैचारिक तीव्रता और जिस पक्षधरता के साथ अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, ये लाल सलाम की ताकत है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं कि इन दक्षिणपंथी लोगों की बौखलाहट का क्या ये कारण भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस पे जो मूल बात है वो है हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि, जो विचारधारा है। जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम फासिज्म को जितने अच्छे से समझते हैं नस्लवाद को, क्योंकि जो नस्ली श्रेष्ठता का जो बोध है वो दक्षिण पंथ की खाद है, वो उनकी बुनियाद है।
इसीलिए वर्ण व्यवस्था जैसी चीज को वो पोषना चाहते हैं, मनुस्मृति को वो स्थापित करना चाहते हैं, और उसके बरक्स जब हम समानता और भाईचारे की बात करते हैं तो उनको ये बात खटकती है। जर्मनी के अंदर जिस तरीके से नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई वहां की जनता ने लड़ा और हिटलर को परास्त होना पड़ा, और जब हिटलर पूरी दुनिया को जीतने निकला था तो यही लाल झंडे के लोग, सोवियत यूनियन ने स्टालिन के नेतृत्व में हिटलर को परास्त किया। तो फासिज्म को हमने करीब से देखा है, हमने इस बात को महसूस किया है कि अगर फासिज्म आ गया, फासिस्ट ताकतें आ गई तो इंसानियत समाप्त हो जाएगी। ये नस्ल की जो श्रेष्ठता का जो विचार है, यह प्रगतिशील विचारों से मेल नहीं खाता, और दक्षिणपंथी जो भी ताकतें हैं वो श्रेष्ठता के बोध और नस्लवाद के साथ खड़े रहते हैं। आज आप लेटेस्ट में एक उदाहरण देता हूं कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में जो संविधान का निर्माता है, अगर उसकी मूर्ति लग रही है तो वही दक्षिणपंथी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि बरसों बरस पहले जब राजस्थान के हाई कोर्ट में जब मनु की मूर्ति लगाई गई तब तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन आज जब अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है तो उसका विरोध हो रहा है। उसके पीछे सिर्फ मूर्ति नहीं है, उसके पीछे वो सारा विचार है। वह विचार वह है कि अंबेडकर ने अपने संविधान में समानता की बात की है, महिलाओं के अधिकारों की बात की है। मनुस्मृति में महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है, समानता की बात नहीं है। मनुस्मृति में तो यहां तक की है कि अगर ब्राह्मण कोई अपराध करता है तो वह दंडनीय नहीं है, लेकिन अगर कोई दलित अपराध करता है तो वह दंडनीय है। ये जो असमानता है जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इस पूरी परंपरा को दक्षिणपंथी ताकतें पोषती हैं, और हम उस परंपरा के खिलाफ जनता के बीच में जाकर के बात करते हैं। इसीलिए हमारी ताकतों को देखते हुए इनके अंदर एक बेचैनी होती है, और वह बेचैनी कई शक्लों में दिखती है। कभी वो हमको राष्ट्र विरोधी घोषित कर देते हैं, कभी हमको नक्सलाइट घोषित कर देते हैं, कभी वो हमारे लिए एक नया नाम उन्होंने रचा है अर्बन नक्सल, यह कह के हमको बोला जाता है। इन तमाम उपमाओं के बावजूद भी हमारा ये दृढ़ मान्यता है कि पूरी दुनिया के अंदर फासिज्म के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वह सिर्फ कम्युनिस्ट लड़ सकता है, वह सिर्फ वामपंथी लड़ सकता है, वह सिर्फ मार्क्सवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति लड़ सकता है। तो मार्क्सवाद तो एक बृहद दर्शन है। मार्क्सवाद सिर्फ एक कोरी मतलब दास कैपिटल का 3 वॉल्यूम बस नहीं है, वह पूरा साइंस है, वो पूरी टेक्नोलॉजी है, वो पूरी फिलॉसफी है, वो पूरी तरीके से साइकोलॉजी है सोसाइटी को समझने के लिए। हमने तो पूरी दुनिया को समझा है, हमने पूरे साम्राज्यवाद के चरित्र को समझा है, हमने फासीवाद के चरित्र को समझा है, हमने फ्यूडलिज्म को समझा है, हमने कैपिटलिज्म को समझा है। और इस सारी समझ के बाद जब हम इस रास्ते पर निकले हैं कि शोषण मुक्त अगर व्यवस्था कायम करना है तो मेहनत करने वालों की सत्ता कायम होनी चाहिए। क्या वजह है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दुनिया के कई देशों की हुकूमतें होती हैं और पूरी जनता त्राही त्राही करते हुए तड़पती हुई जिंदगी गुजारती है। ये यही दक्षिणपंथी सोच का नजरिया है। आज हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर में देख लीजिए जिस तरीके से पूर्वोत्तर में हो रहा था, कोई नहीं गया दक्षिण, क्योंकि आप चाहते हैं कि नस्ली लड़ाई जारी रहे, जाति जाति के बीच में संघर्ष जारी रहे। आप नहीं चाहते कि कोई भी समानता की बात किया जाए। अभी बस्तर के अंदर जिस तरीके से नक्सलवादियों को मारा जा रहा है, आप ये बताइए कि दुनिया में कोई भी समस्या का निराकरण क्या गोली से हो सकता है? अगर गोली से एक दूसरे को मारा जाए, गांधी भी तो कहते थे ना कि आप अपने दुश्मन को मार दोगे फिर वो आपको मार देगा, फिर आप उसके तो बचेगा कोई नहीं। बातचीत का रास्ता हमेशा एक स्वस्थ रास्ता होता है, एक लोकतांत्रिक रास्ता। हमारे ही लोग हैं, हमारी ही जनता है, हमने उनके जल जंगल पहाड़ सब लूट लिए, हमने पूंजीपतियों को दे दिया, और उसी से ये नारा निकला। उसी को टारगेट करते हुए मोहन यादव ने कहा था कि लाल सलाम वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। अरे लाल सलाम तो बहुत सारे, भीष्म साहनी भी लाल सलाम बोलते हैं, गौहर रजा भी लाल सलाम बोलते हैं, जिस देश के बड़े वैज्ञानिक है। फिल्म स्टार सवाना आजमी भी लाल सलाम बोलती है।
हम्म, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहुत से प्रोफेसर भी लाल सलाम बोलते हैं। दिल्ली हम्म, विश्वविद्यालय के बहुत से प्रोफेसर भी लाल, कितने लोगों को आप जेल में कैद करेंगे? तो लाल सलाम के नाम पर सिर्फ दक्षिणपंथी सोच को समाज के अंदर स्थापित करना, लाल सलाम बोलने वाले साथियों को राष्ट्रद्रोही घोषित करना, अर्बन नक्सल घोषित करके ये मतलब ये कोशिश करते हैं कि इनको समाज के अंदर बदनाम कर दिया जाए। लेकिन समाज बहुत जागरूक होता है, जनता जानती है, जनता देख रही है कि हाईवे में अश्लीलता कौन परोस रहा है। सही बात। जनता देख रही है कि सड़कों पे मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। ये दो तस्वीर है हिंदुस्तान की। उसी सड़कों पर हम निकलते हैं लाल सलाम का नारा लगाते हुए, और उसी सड़क पर एक बहुत बड़ी गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एक महिला के साथ अश्लील तरीके से हरकत करते हुए कैमरे में कैद होता है। ये दो तस्वीर, ये सिर्फ दो तस्वीर नहीं है, ये दो विचारधारा है। एक वह विचारधारा है जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, एक वह विचारधारा है जो वामपंथी विचारधारा है, जो मजदूरों और किसानों के पक्ष की विचार। ये इस देश की जनता देख रही है। इस देश की जनता यह भी देख रही है कि एक वह लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते फांसी के फंदों को चूम लिए, और एक वह लोग भी हैं जो मंत्री होते हुए एक हमारे कर्नल को, एक हमारे सेना के महत्वपूर्ण अधिकारी को आतंकवादियों की बहन कह रहे। यह दो तस्वीर है हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के अंदर वह तस्वीर भी है कि तमाम इस देश के लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी जो देश को एक दिशा देते हैं, वो एक वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को ले जाना चाहते हैं, और एक तरफ उनके साथ एक पागलों की, लफंगों की एक टोली है जो दक्षिणपंथी और रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से उस पूरे देश को पाट देना चाहते हैं। यह भी इस देश की जनता देख रही है। बिल्कुल एक दो तस्वीर है इस भारत के अंदर। इन दोनों तस्वीरों से आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से देश और दुनिया के लिए कौन सी विचारधारा ज्यादा, और जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वही विचारधारा जो जनता के पक्ष में हो, वही जनता उसको स्वीकार करती है। ठीक है, आपके साथ जो आपने जो सवाल कि हम अप्रासंगिक क्यों, हम अप्रासंगिक इसलिए हैं कि हम इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उन मापदंडों को नैतिकता के आधार पर पूरा नहीं कर सकते जिन मापदंडों के आधार पर लोग असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। हम जनता को लालच नहीं दे सकते, हम जनता को रिश्वत नहीं दे सकते, हम जनता से झूठे वादे नहीं कर सकते। हम जनता को राजनीतिक कार्यक्रम देते हैं। वह राजनीतिक कार्यक्रम में संघर्ष है, बलिदान है, त्याग है, तपस्या है, कुर्बानी है। और अगर कुछ सुविधा भोगी समाज ये सब करने को तैयार नहीं है और लालच, भय और रिश्वत के आगोश में कैद होकर के डेमोक्रेटिक तरीके से अगर वो इलेक्ट होकर के चले जाते हैं और हम नहीं जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी नीतियां या हमारी सोच या हमारी विचारधारा अप्रासंगिक हो गई। क्योंकि आने वाले दिन में अंततः आप क्या करेंगे? जी, कितने दिनों तक इस 5 किलो के राशन पर इस देश की सत्ता चलेगी? जी, कितने दिनों पर तक लाडली बहना के नाम पर इस देश की महिलाओं को छला जाएगा? सही बात। कितने दिनों तक तीर्थाटन के नाम पर इस देश के बुजुर्गों के साथ अन्याय होगा? क्योंकि महिलाओं को चाहिए सम्मान और अधिकार। इस देश की जनता को चाहिए अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा मकान, अच्छा स्वास्थ्य। इस देश के बूढ़े और बुजुर्गों को चाहिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन इस देश के किसी राज्य में अगर केरल को अलग कर दिया जाए, तो इस देश के किसी राज्य में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है कि एक मध्य वर्गीय और एक निम्न वर्गीय परिवार के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वह इलाज करा सके। ये तमाम संकट आने वाले दिनों में इन दक्षिणपंथी ताकतों को उखाड़ फेंकेगी। ये 5 किलो राशन का जो मोह है, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, और ये तीर्थाटन और लाडली बहना का ये जो प्रलोभन है,
इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। आने वाले दिनों में उन तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के जिससे हमारा मानव जीवन और हमारी मानवीय गरिमा बच सके, उसके लिए जनता लामबंद होगी और तब लाल सलाम का नारा इस देश में फिर एक साथ गूंजेगा और तब एक बदलाव की बयार बहेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सोचता हूं कि पिछले कुछ सालों में जो देशव्यापी महत्वपूर्ण हड़तालें हुई हैं और जो अब एक बहुत बड़ी हड़ताल देशव्यापी जुलाई के महीने में होने जा रही है, उसके पीछे भी लाल सलाम के नारे की ताकत है। तो उस लाल सलाम के नारे की ताकत से डर कर ही ये लोग लाल सलाम के नारे को इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग लाल सलाम के खिलाफ बोल के दक्षिणपंथी ताकतें दरअसल मध्य प्रदेश में और देश में कई स्थानों पे लाल सलाम बोलने वालों का जो क्रांतिकारी इतिहास रहा है, जैसे भोपाल में शाकिर अली खान साहब, वो लाल सलाम का नारा लगाते थे। वो जब लाल सलाम का नारा लगाते थे तो भोपाल के ही एक शायर ताज भोपाली साहब की एक नज्म भी वो कहा करते थे। वो नज्म ये है, कई कई बार उसको लोगों ने सुना है, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं निजामे कुहन बदल डालूं, मैं चाहता हूं निजामे कुहन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो, पढ़ो, मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये सब की बात है, 2 4 10 की बात नहीं। तो ये लाल सलाम का नारा सबकी बात है, 2 4 10 की बात नहीं। तो इन बिल्कुल। बातों से वो घबराते हैं। मैं अक्सर एक बात आपसे शेयर और करना चाहता हूं कि महान साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस देश में शायद सबसे पहले एक लेखक के रूप में फांसीवाद के संकट को पहचाना था, रेखांकित किया था। बिल्कुल मुक्तिबोध जी। पहले ऐसे साहित्यकार थे। तो मुक्तिबोध की एक कविता की जो पंक्ति है, 4 पंक्ति है, मैं थोड़ा आपको उसको बताना चाहूंगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पिलावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट हो कट विकट हो जाएगा। तो ये जो संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पिलावित स्वर, ये लाल सलाम, ये जो सही है। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पिलावित स्वर, ये लाल सलाम है। इस लाल सलाम, इस रक्त पिलावित स्वर से वो घबराते हैं। ये लाल सलाम की ताकत है, इसलिए वो घबराते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि लाल सलाम की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। आज भी जो इसी देश इसी में वो तमाम भारत और पूरी दुनिया के वो लोग जो शोषण मुक्त दुनिया का सपना देखते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, लाल सलाम उनकी ताकत है। लाल सलाम लेनिन की ताकत थी, भगत सिंह की ताकत थी, शाकिर अली खान साहब की ताकत थी, हम सब की ताकत है, जो कि लाल सलाम को लेके हम लोग मैदान में खड़े हुए हैं। तो कॉमरेड विजन सोनी जी, आज लाल सलाम को लेके आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से फासीवाद के खिलाफ हमारे प्रतिरोध को और मजबूत करेगी, प्रखर करेगी और लाल सलाम के नारे को और अधिक क्रांतिकारी तेवर प्रदान कर पाएगी। ये निश्चित रूप से आज की बातचीत लाल सलाम का नारा जो लोग लगाते रहे हैं, लगाते जाएंगे, हमेशा लगाते जाएंगे, ये उनकी ताकत है। तो कॉमरेड विजय सोनी जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको मैं भी क्रांतिकारी अभिवादन, अंत आपको सोनी भी जी मैं आप लाल सलाम। मैं कहता हूँ लाल बिल्कुल मैं सलाम की। अंत में मैं इस हाँ गीत की 2 लाइन के साथ समाप्त करना चाहूंगा हाँ कि हाँ, बोलिए बोलिए। लाल है परचम नीचे हंसिया ऊपर सदा हथौड़ा है, इस इरशाद। झंडे के सामने साथी जान भी दे तो थोड़ा है। लाल सलाम केदारनाथ जी की ये पंक्तियां साहब हमेशा हमको जी। ताकत प्रदान करती हैं और फिर वो भी याद आता है कि उनकी पंक्ति कि एक हथौड़े वाला घर में और घर में तो ये जो लाल सलाम का नारा लगाने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब लोग जो वर्ग चेतना सब एक और बहुत वर्ग बड़ी विचारधारा फहरिस्त है। में विश्वास रखते हैं, जो हम सब ये लोग दक्षिण जो पंथी और वर्ग संघियों के विचारधारा पास में। कुछ नहीं है। जी जी जी। तो आपको क्रांतिकारी अभिवादन।
आपको लाल सलाम, तहे दिल से शुक्रिया। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, थैंक यू लाल लाल साहब। लाल सलाम।